जो पेरोल प्रिपरेशन में भी काम आते हैं और बाद में भी काम आते हैं। टैक्स अथॉरिटी भी हमसे मांग सकती है, ऊपर हम टाइम लिमिट पढ़ के आए 3 साल तक हमारे पास होने चाहिए तमाम तरह के रिकॉर्ड। 1 साल जैसे 2020 है तो इसके रिकॉर्ड 2023 तक हमारे पास पड़े होने चाहिए। वो कौन कौन से रिकॉर्ड है जो एक पेरोल डिपार्टमेंट वाला मेंटेन कर रहा होता है? वो टाइम शीट्स होती हैं, अटेंडेंस होती है, अदर पर्सनल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन होता है, और पर्सनल डिपार्टमेंट। पर्सनल ये वो वाला पर्सनल नहीं है, जाति वाला पर्सनल नहीं है। पर्सनल कहा जाता है स्टाफ को या एम्प्लॉयज को। इसकी स्पेलिंग देखो क्या है, PERSONNEL। पर्सनल वर्ड होता है स्टाफ या एम्प्लॉय के लिए। एक और पर्सनल होता है PERSONAL, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल रिकॉर्ड, इसका मतलब होता है जाति। दोनों अलग अलग है, सेम नहीं समझ लेना। पेरोल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन में पहला डॉक्यूमेंट है टाइम शीट। भाईजान अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो, वो क्यों दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, बंदे ने ओवर टाइम कितना किया, वो कितने दिन आया, कितने दिन गया, तो पूरी की पूरी टाइम शीटें बन रही होती हैं। अटेंडेंस, जहाँ पे टाइम शीट तो नॉर्मली एम्प्लॉयज, जो वेजेस वाले एम्प्लॉय होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके लिए बन रही होती है। लेकिन जो ऑफिस स्टाफ वाले होते हैं उनके लिए अटेंडेंस का चक्कर होता है। अक्सर आपने देखा होगा, सुना होगा कि वहां पे वो मशीन सी लगी होती है, तो हैंड पंच होता है कि वहां पे अपना हाथ रखो और अपना स्टाफ कोड डालो तो आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। या अक्सर आपने देखा होगा कि वहां पे थंब होता है, आप अपना अंगूठा रखते हो तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है। या इससे पहले क्या होता था, जब ये थंब और मशीनें नहीं लगी होती थी तो एक रजिस्टर होता था जिसपे आप अपना टाइम इन टाइम आउट लिख के अपना साइन करते थे। और इसके अलावा आजकल तो इतना एडवांस दौर हो गया है कि आज आपकी जो अटेंडेंस है वो आप जाओगे और मशीन पे अपनी आंखें सामने करोगे, आंखें दिखाओगे, मशीन में आंखें दिखाओगे तो वाई रिटेना से आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। अदर पर्सनल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये है कि जब आप कहीं जॉब के लिए आपके पास कोई आता है तो बीइंग अ बिजनेसमैन सोचो, आप उसको वैसी जॉब पे रख लोगे या उसके कुछ डॉक्यूमेंट भी लोगे, उसका एनआईसी लोगे, उसका डोमिसाइल लोगे, उसकी पढ़ाई के कागजात लोगे। ये सारे डॉक्यूमेंट आप क्यों रख रहे होते हो अपने पास? क्योंकि आप अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे होते हो एम्प्लॉयज का, हिसाब का, ताकि आपको पता रहे कि आप किस बंदे को जॉब पे रख रहे हो और ये कहाँ रहता है। क्यों? क्योंकि अगर वो कभी खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, अक्सर औकात क्या होता है कि बंदे जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहां पे डेथ्स भी हो जाती हैं, अमवात हो जाती हैं। तो अगर आपका उनका पर्सनल रिकॉर्ड आपके पास है तो आप फौरन से उनके घर वालों को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। या दूसरा, कभी कभी बंदे पैसे वैसे चुरा के भी भाग जाते हैं, तो इसलिए उनका पर्सनल रिकॉर्ड अगर आपके पास हो तो आपको पकड़ने में आसानी होगी कि बंदा कहाँ रहता है, किधर रहता है। अगली बात करते हैं पर्सनल डिपार्टमेंट कि पर्सनल डिपार्टमेंट एक्चुअली अक्सर आपने नाम सुना होगा। अगर मैं पर्सनल डिपार्टमेंट को यहाँ पे एक और लिख दूं जो आम अल्फाज में कहते हैं एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट कौन सा होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। तो ये पर्सनल डिपार्टमेंट भी कहलाता है, एचआर डिपार्टमेंट भी, और इसका पूरा नाम है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। जब भी एक बिजनेस में कभी बंदे चाहिए होते हैं, एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं, वर्कर चाहिए होते हैं, स्टाफ चाहिए होते हैं, तो आपका एचआर डिपार्टमेंट हायरिंग कर रहा होता है। हायरिंग का मतलब कि उनको बुलाना, उनका इंटरव्यू कंडक्ट करना। कभी भी अगर फाइनेंस में कोई बंदा चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए कोई पोजीशन चाहिए हो, तब भी फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले एचआर डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि भाईजान हमें एक बंदा चाहिए जो एसीसीए हो, एसीसी होने के साथ उसके पास 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो। ये अपनी रिक्वायरमेंट्स वो दे देते हैं एचआर डिपार्टमेंट को, तो एचआर डिपार्टमेंट फिर लोगों को बुलाता है, जो उनकी सीवीज लेता है, और सीवीज को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करता है। इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करके फिर उनसे सैलरी पूछता है कि कितनी चाह रहे हो, कितनी ले रहे हो, अभी जहाँ काम कर रहे हो और हमारे पास आओगे तो कितना चाहोगे। तो अगर बंदा समझ में आता है, हर चीज मीट करता है, तो फिर उसको जॉब ऑफर कर दी जाती है। तो ये सारा काम किस किस डिपार्टमेंट का है जी? पर्सनल डिपार्टमेंट का है, या एचआर डिपार्टमेंट भी कहते हैं इसको। याद रखना है भाई, याद रख, क्लियर है हर चीज? यस सर। बाकी लोग भी जरा चैट बॉक्स में लिख के बता दें जल्दी से। सेपरेट डिपार्टमेंट और बाय स्टाफ विद इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब देखो यार, पेरोल फंक्शन ना, याद रखना, पेरोल फंक्शन कोई भी काम कर सकता है। या तो पेरोल फंक्शन एचआर डिपार्टमेंट ही उनकी सैलरी वैली बना रहा होगा, या अगर कोई बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है जहां पे अलग से एचआर नहीं है, तो ये पेरोल फंक्शन वाला काम, सैलरी वैली बनाने का काम अकाउंट डिपार्टमेंट ही कर रहा होता है। तो कोई कसम नहीं है कि ये कौन सा डिपार्टमेंट ये काम करेगा, बल्कि वो डिपेंड करता है बिजनेस वालों की मर्जी की कौन सा ये काम बंदा करे। लेकिन अगर अच्छे बड़ी कंपनी की बात करूं तो उसमें पूरा पेरोल का फंक्शन जो है ना वो एचआर डिपार्टमेंट चला रहा होता है। लेकिन अगर हम छोटे बिजनेस की बात करें तो ये पेरोल फंक्शन आपका अकाउंट डिपार्टमेंट ही चला रहा होता है, वहां पे कोई अलग से एचआर होता नहीं है, इसलिए अकाउंट्स वाले ये काम कर रहे होते हैं। तो जो भी ये काम करे उसको ये सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। भले वो एचआर वाला ये काम करे या अकाउंट वाले ये पेरोल फंक्शन को देखें, तो सबसे पहले वो हर बंदे की ग्रॉस पे निकालेंगे, फिर उस ग्रॉस पे जितना टैक्स बनता है वो भी निकालेंगे, और एनआईसी जितना बनता है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, और या कोई और भी दूसरी तरह की डिडक्शन है। अगर एक एम्प्लॉय ने लोन लिया हुआ है, लोन उसकी सैलरी से डिडक्ट करना है हर महीने की बेस पे, तो ये सारा काम भी फिर पेरोल फंक्शन में आता है।
उनकी पे लिस्ट बनाना, उनके एप्रोप्रिएट रिटर्न्स और एक्सटर्नल एजेंसी यानी कि एचएमआरसी को रिलेटेड तमाम काम करना, उनको रिपोर्टिंग करना, एचएमआरसी गवर्नमेंट को बताना कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, ये सारा काम भी करना पेरोल फंक्शन में आता है। और इसके अलावा वेजेस बनाना और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पे स्लिप, ये सारा काम पेरोल फंक्शन में आता है। वो पेरोल फंक्शन एचआर डिपार्टमेंट भी कर सकता है या ये अकाउंट डिपार्टमेंट भी ये काम कर सकता है। ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? जरा जल्दी बताओ। यस सर। सर अरमान यार, आप कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे, तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपकी शक्लें मेरे सामने होती हैं तो मुझे शक्ल देख के अंदाजा हो जाता है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मेरी जान आपको पता होना चाहिए कि जवाब देना है साथ में, ताकि मुझे अंदाजा हो कि किसको समझ आ रहा है किसको नहीं आ रहा। गुड हो गया, सही है। इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है? देखो, हम भी अगर कहीं और यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाने जाते हैं तो वहां हमारी पेमेंट भी आर्ली बेसिस के हिसाब से होती है। वो कैसे होती है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या जरूरी होती है, तो हमें एक शीट दी हुई उन्होंने। अब जरा सुनना होता क्या है, अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ। हमारे पास एक सॉफ्ट कॉपी में शीट है। हम जब भी क्लास लेते हैं तो हम उस टाइम शीट में अपना टाइम रिकॉर्ड कर देते हैं कि हमने स्टार्ट कब की और एंड कितने की, एंड कब की, और उसका टोटल ड्यूरेशन लिख देते हैं। पूरा महीना हम ये काम करते रहते हैं। फिर क्या हमें डायरेक्ट पैसे मिल जाने चाहिए या उसको कंफर्म करना चाहिए? क्या हमें डायरेक्ट पैसे मिल जाने चाहिए या उस टाइम शीट को कंफर्म करना चाहिए जो हमने जमा कराई है? कंफर्म करना चाहिए। कैसे कंफर्म हो सकता है? यूनिवर्सिटी में कैसे कंफर्म हो सकती है चीज? वो तो शीट हमने भरी है, वो तो हमें पता है कि हमने कब कब पढ़ाया है और हमने उसके हिसाब से भर दी है। कैसे कंफर्म कर सकते हैं? यार टाइप कर दो, आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर। डिपार्टमेंट क्या मतलब? मैं ये पूछ रहा हूँ, जो टाइम शीट मैंने अगर भर के जमा करा दी, महीने के एंड में मैंने ईमेल कर दी, लोग मैंने 50 घंटे पढ़ाए इस महीने में, जैसे मैं आपकी क्लासेस पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपनी टाइम शीट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। एट द एंड ऑफ द मंथ ये कैसे कंफर्म होगा कि मैंने इतने घंटे पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? तो भाईजान ये कैसे कंफर्म होगा? ये जो ग्रुप में टाइम टेबल हर रोज का शेयर होता है, तो मेरी भरी हुई टाइम शीट जो है, जो मैंने भरी है, जो मैंने जमा कराई है, उसको कंपेयर किया जाएगा इस टाइम टेबल के हिसाब से। जो टाइम टेबल आज की क्लास में लगा हुआ था, क्या उसके हिसाब से मैंने अपनी शीट भरी है? तो यहाँ से इस तरीके से रिकंसाइल की जाती है चीजें, चेक की जाती हैं, कंट्रोल की जाती हैं, और उनको देखा जाता है कि सामने वाला बंदा जो जमा करा रहा है वो सही करा रहा है नहीं करा रहा। तो मैं जो टाइम शीट भरी उसको मैच किया जाएगा जो हर रोज का टाइम टेबल दिया हुआ है उससे, कि क्लास कितने घंटे की थी और मैंने कितने घंटे लिखे हुए यहाँ पे। दूसरी बात एक और जगह से कंफर्म हो सकता है, ये ऑनलाइन क्लास जूम पे चल रही है हमारी, तो जब ये क्लास खत्म होगी तो जूम की मीटिंग जब खत्म होगी तो वहां पे भी इस टोटल मीटिंग का टाइम आ रहा होगा कि वाकई इतने घंटे की क्लास हुई है कि नहीं हुई है। तो इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहां पे आर्ली बेसिस पे जो एम्प्लॉय पे होते हैं उनकी डॉक्यूमेंटेशन हम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। सही है। हाँ, अगर फिंगरप्रिंट, वो देखो बात सुनो, फिंगरप्रिंट अगर मैं गया यूनिवर्सिटी में तो फिंगरप्रिंट पे मैंने प्रेजेंट लगा दी और मैं 2 घंटे बाद निकल के दोबारा अंगूठा लगा के निकलूंगा तो मेरा 2 घंटे का टाइम ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पेरोल डिडक्शन, डिडक्शन किसे कहते हैं? जब कोई कटौती होती है, कटौतियां, पैसे कटना, पैसे कम होना। तो एक एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को सैलरी देता है तो वो डिफरेंट चीजें वहां से डिडक्ट करता है। वो क्या क्या चीजें डिडक्ट हो सकती हैं? वो पहली चीज डिडक्ट होती है मंथली टैक्स, टैक्स फ्रॉम सैलरी। फिर यूके में एक और कॉन्सेप्ट है एनआईसी का। ये एनआईसी क्या चीज है? ये नेशनल, इसका पूरा नाम याद रख रहे हैं, एमसीक्यू में पूछता है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। और जो टैक्स डिडक्ट होता है सैलरी से, इसे नाम दिया जाता है पे एज यू अर्न का। मैं ये लंबी लंबी कहानियां पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, खुद पढ़ना फिर इसको। ये पेई जो क्या चीज है, ये पेई का मतलब होता है पे एज यू अर्न। जो सैलरी से मंथली टैक्स डिडक्ट होता है यूके में, उसको नाम दिया जाता है पेई का। और पेई का फुल फॉर्म होता है पे एज यू अर्न। व्हेन एन एम्प्लॉयर डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑन अ मंथली बेसिस। मैं रिपीट कर रहा हूँ, when an employer deducts the tax from the salary of each employee in each month, that tax deduction is termed as pay as you earn। पे ही नाम दिया जाता है यूके में इसको। इसके अलावा एक और डिडक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन, एनआईसी। ये मैं सारी बातें किसके हिसाब से कर रहा हूँ? यूके के हिसाब से कर रहा हूँ। पाकिस्तान में एनआईसी का नाम है, मतलब होता है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, लेकिन यूके में इस एनआईसी का मतलब होता है नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। ये भी डिडक्ट होता है फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम। ये भी कहां से डिडक्ट होता है? फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इनकम। और एम्प्लॉयमेंट इनकम किसे कहा जाता है? सैलरी को कहा जाता है। एम्प्लॉयमेंट इनकम किसे कहा जाता है? सैलरी को कहा जाता है। ठीक है जी, ये हो गया टैक्स। और इसकी बात हो गया, जरा बात करते हैं ये बेनिफिट कंट्रीब्यूशन क्या है। पेंशन का नाम तो पता है ना,
पेंशन का मतलब पता है ना क्या होती है? पेंशन स्कीम्स कुछ होती हैं जो पाकिस्तान में भी अक्सर बंदों की सैलरी से कुछ और भी पैसे कटते हैं टैक्स के अलावा। वो पैसे किस लिए कट रहे होते हैं? वो पेंशन की मद में कट रहे होते हैं कि जब बंदा रिटायर होगा तो रिटायर होने के बाद भी उसको कुछ पैसे मंथली बेसिस पे दिए जाएंगे। जो पैसे दिए जाएंगे वो पेंशन के तौर पे दिए जाएंगे, लेकिन वो बेनिफिट कंट्रीब्यूशन में पेंशन कंट्रीब्यूशन होते हैं। इसे पेंशन स्कीम भी नाम दिया जाता है, पेंशन कंट्रीब्यूशन भी नाम दिया जाता है। तो ये एक जरूरी डिडक्शन है, याद रखना। ये कौन सी डिडक्शन है? कंपल्सरी डिडक्शन है, कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। जी मैं पोर्टल पे अपलोड कर दूंगा यार, वीडियोस और पीडीएफ दोनों चीजें अपलोड हो जाएंगी, टेंशन नहीं है, आज करवा देंगे। सर मेरे नेट का प्रॉब्लम हो गया, लाइट चली गई, तो इसी वजह से कोई बात नहीं, मैं अगली बात करते हैं कि जो पेंशन स्कीम या पेंशन कंट्रीब्यूशन है, ये भी हर एम्प्लॉय की सैलरी से महीने में कटता रहता है, हर महीने। तो यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है कि कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है ये कुछ, या आपने कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन होता है, या मना नहीं कर सकते अपने एम्प्लॉयर को, उसको गवर्नमेंट ने बोला वो काटेगा बिकॉज इट्स अ कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन। तो भाईजान ये पेरोल डिडक्शन में यहां से लेकर यहां तक जरा पढ़ लो सारी कहानी जो मैंने जिक्र किया, वो सब समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो पूरा पढ़ने के बाद मुझसे पूछ लो।